ध्रुवीकरण करके चुनाव को जीतना चाहते हैं। ₹5 अगर ऑटो का किराया तो ₹4 दो। हेमंत बिस्वा शर्मा ये ₹2 की भीख तेरे को देता हूं, लेता क्या तू बोल। तो मैं तो लेने के लिए मैं तैयार, लेकिन जाने में तो खर्चा ज्यादा लग जाएगा मेरा, तो इसीलिए मेरा पास आके और लेके जाए मैं ले लूंगा। इस तरीके के जो उनके कारनामे हैं उसका पर्दाफाश। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के बीच बयानों को लेकर एक नया सियासी विवाद छिड़ चुका है। दरअसल हेमंत बिस्वा शर्मा ने मियां मुसलमानों को लेकर कुछ विवादित टिप्पणियां की, जिसमें उन्होंने मियां मुसलमानों का बहिष्कार करो और ₹5 मांगे तो ₹4 दो जैसे बयान दिए। इन बयानों का जवाब असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना के निजामाबाद में एक रैली के दौरान तल्ख तेवर में दिया। ओवैसी ने शर्मा के बयानों को ₹2 के भिखारी वाली टिप्पणी बताया और संविधान की समानता का हवाला दिया। कुछ दिन पहले हेमंता ने कहा था कि अगर मियां मुसलमान रिक्शा किराए के लिए ₹5 मांगते तो केवल ₹4 दिया जाना चाहिए। ओवैसी ने शर्मा के बयानों को ₹2 के भिखारी वाली टिप्पणी बता दिया है। फिर उसके बाद ये पूछा है कि क्या मैं ये पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दूं। इस बयान के बाद माहौल गरमाया और हेमंत बिस्वा शर्मा ने पलटवार कर दिया। ये कहा कि अगर ओवैसी उन्हें ₹2 देना चाहे तो वो इसे भी असम के विकास में निवेश करेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें असम आना पड़ेगा। इसी बीच हेमंता के एक वायरल वीडियो ने इस विवाद को और ज्यादा भड़का दिया। ओवैसी ने इस वीडियो के आधार पर हेमंता के खिलाफ हैदराबाद में केस दर्ज करा दिया। हेमंता और ओवैसी के बीच अचानक से सियासी गर्मी के पीछे वजह असम चुनाव है या फिर कुछ और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या धर्म पर भड़काकर नेता जनता का समर्थन हासिल कर पाएंगे। आज इसी पर करेंगे दहाड़ में चर्चा, लेकिन उससे पहले वार पलटवार। ₹2 भी तो रुपया है, वो भी दे दीजिए ना, असम का डेवलपमेंट के लिए काम आएगा। लेकिन कहाँ दिया है, मेरा पास आएगा वो पैसा? क्या बोला है कि हेमंत बिस्वा शर्मा को ₹2 दूंगा, तो मैं तो लेने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन जाने में तो खर्चा ज्यादा लग जाएगा मेरा, तो इसीलिए मेरा पास आके और लेके जाए मैं ले लूंगा। ये ₹2 है। आसाम का चीफ मिनिस्टर बोल रहा है कि अगर वहां के मियां मुसलमान ऑटो में किसी को बिठा कर लेकर गए, ₹5 अगर ऑटो का किराया तो ₹4 दो। हेमंत बिस्वा शर्मा ये ₹2 की भीख तेरे को देता हूं, मैं लेता क्या तू बोल। तो आइए आपके सामने पहले दहाड़ के वो सवाल रखूंगी जिसके इर्द गिर्द रहेगी आज की चर्चा। पहला सवाल यही, बहिष्कार की अपील वर्सेस समानता का अधिकार। हेमंता वर्सेस ओवैसी, सियासत ₹2 की। ₹2 का भिखारी, मियां पर भिड़ गए ओवैसी। असम में चुनाव है, मियां भाई पर तनाव है। धर्म पर भड़काएंगे तो क्या जन समर्थन पाएंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, आलोक रंजन, प्रवक्ता LJP-R के हमारे साथ चर्चा में मौजूद है। सर्वेश पाठक जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। थोड़ी देर में ऋषि मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ेंगे और मनमोहन गामा जी हैं, AIMIM के नेता, वो भी चर्चा का हिस्सा रहेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और शुरुआत करना चाहूंगी पूजा त्रिपाठी जी आपके साथ। आप लोगों ने कहा कि सिर्फ पोस्ट डिलीट करना ही काफी नहीं है और बीजेपी बांटने का काम करती है। बीजेपी ये कहती है कि स्टैंड क्लियर है, हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं कि क्लियर है स्टैंड, जितने भी अवैध घुसपैठिए हैं उनको हम बाहर निकाल कर रहेंगे। तो इसे एक वर्ग विशेष या धर्म विशेष दिखाने की जरूरत क्यों है? देखिए पूर्णिमा जी, सभी को मेरा नमस्कार। इसी वर्ग विशेष और धर्म विशेष तो भारतीय जनता पार्टी असम के हैंडल ने कर दिया। जब किरकिरी हुई, आप किस पे गोलियां चला रहे हैं? आप इस देश के मुसलमानों पे गोलियां चला रहे हैं या संविधान पर गोली चला रहे हैं? आप इस देश में समानता के मूल्यों पर गोली चला रहे हैं या हम भारत के लोग जिससे हमारी प्रस्तावना शुरू होती है, आप उस पे गोली चला रहे हैं? आप डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि जब आप कहते हैं कि मियाँ को आप ₹5 की जगह ₹2 दीजिए, ₹3 दीजिए, तो पहले तो आपने इकोनॉमिक अपार्थाइड की बात की और अब निर्लज्जता की सारी सीमाओं को त्याग कर सारे। हेमंत बिस्वा शर्मा जी
याद दिलाना चाहूंगी कि जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तब उन्होंने न किसी भय, पक्षपात, राग द्वेष की शपथ ली थी और उन्होंने संविधान की शपथ ली थी और उसी संविधान के नियमों पे वो पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोलियां चला रही हैं। और यह कोई घुसपैठिए वाला आक्रमण नहीं है, इनकी पूरी राजनीति की फसल ही हिंदू मुसलमान। पूजा जी, असम में मियाँ किसके लिए यूज किया जाता है, शब्द किसके लिए इस्तेमाल होता है असम में? इस्तेमाल तो हेमंता बिस्वा शर्मा ने शुरू में मुसलमानों के लिए भी कहा था, और जब उनके बयानों की किरकिरी होने लगी तो वो कहते हैं कि मैं घुसपैठियों के लिए, बंगाली मुसलमानों के लिए कर रहा हूँ। पर क्या उस वीडियो में कहीं पर भी घुसपैठियों की बात थी? वो सीधा सीधा निशाना, क्योंकि इनको पता है कि इनके सारे करप्शन सामने आ रहे हैं, वो सीधा सीधा निशाना। और आपकी नफरत और हिंसा की भावना तो कहीं ना कहीं बाहर आएगी। आप कितना भी समावेशी बनने की कोशिश कर लें, कितना भी एक्टिंग कर लें, पर ये तो बाहर आएगी और ये पूरी निर्लज्जता के साथ बाहर आ रही है। और सिर्फ पोस्ट डिलीट करने से नहीं होगा, आपको इसके लिए ऑफिशियल माफी मांगनी चाहिए। और मैं कह रही हूँ इस पे 156 और 192 बीएनएस के एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आप इस तरह वो नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का 2022 का जजमेंट है कि हेट स्पीच के तहत सो मोटो गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्या ये हेट स्पीच में नहीं आएगा? आप मुसलमानों पे पॉइंट ब्लैंक पे गोलियां चला रहे हैं और ये सबको नहीं आएगा। मियां मुसलमानों पे, जो कि असम में बंगाली मूल के मुस्लिमों के लिए जो अवैध घुसपैठिए हैं पूजा जी, ये उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको आप चाहें तो थोड़ा फिल्टर करके आप चेक कर लीजिए, अपना समय ले लीजिए, मुझे इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये उनके लिए किया जाता है। अब अवैध घुसपैठ है, उसको दूर करने के लिए एनआरसी करेंगे तो कांग्रेस खिलाफ में खड़ी नजर आती है, सीए करेंगे तो आप इसके खिलाफ खड़े हुए नजर आते हैं। घुसपैठ को लेकर जब बात आती है तब आप लोग ये कहते हैं कि एक धर्म विशेष को इसमें काउंटर करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या करना चाहिए फिर सर्वेश पाठक जी? जितने भी अवैध घुसपैठिए हैं उनको रहने देना चाहिए, उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहिए। अगर ऐसा होता तो 19 लाख लोग बिना डॉक्यूमेंट्स के एनआरसी के समय असम में पाए ना जाते। पूर्णिमा जी, आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए, ये जो अवैध घुसपैठिए का जो मामला है, ये किसकी देन है? ये कांग्रेस पार्टी की देन है। अगर बांग्लादेश का निर्माण कराया तो माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी को उसी समय जितने भी वहां से शरणार्थी आए थे वापस बांग्लादेश में भेज देना चाहिए था। ये दूध का दूध, पानी का पानी साफ होता, यहां पे ये समस्या आई ही नहीं होती। आज जो हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट इस समस्या से जूझ रहा है, और उसके बाद जो वहां से आए हुए मियां कहते हैं कि हम नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देंगे, ये हेट स्पीच कांग्रेस के लिए कहीं भी नहीं है। ओवैसी का जो बयान आता है वो हेट स्पीच में कहीं नहीं जाता कांग्रेस पार्टी के लिए। पूजा जी इसको नहीं मानती हेट स्पीच, लेकिन अगर इसने कह दिया, और ये सर्वविदित है कि मियां शब्द का जो प्रयोग किया जा रहा है वो उन्हीं बांग्लादेशी घुसपैठिए मुसलमान के लिए किया जा रहा है। भारत में रहने वाले, भारत के जो मूल रूप से निवासी मुसलमान हैं, उनके लिए कतई नहीं किया जा रहा है। ऐसे में तो हिंदुओं को भी अलग तरीके से मुसलमान लोग बोलते हैं, तो उसका भी तो हेट स्पीच में आना चाहिए। यहां पे देखिए, राजनीति किसने शुरू की नॉर्थ ईस्ट में? कांग्रेस पार्टी ने शुरू की। अगर 1972 में अगर ये आए, उसी समय जब देश का निर्माण हो गया बांग्लादेश का, वापस भेज दिया जाता उसके 2 साल 3 साल बाद पूरे को, तो नहीं भेजा। माननीय इंदिरा गांधी जी ने उसको अपना वोट बैंक समझा और उसके बाद कांग्रेस पार्टी उसको पालती पोसती आई। और आज स्थिति ये है, मैं बीजेपी सरकार को भी कहूंगा कि अभी तक एनआरसी हो या सीए, एनआरसी लागू करके इन सारे घुसपैठियों को बाहर कर देना चाहिए था। एटलीस्ट नॉर्थ ईस्ट के हर राज्यों से। असम में चुनाव 1 महीने, बहुत तो 1 से 1.5 महीने में चुनाव का अनाउंसमेंट हो जाएगा। और कांग्रेस पार्टी अगर ये राजनीति करने आ रही है तो देखिए, असम में जो डेवलपमेंट हो रहा है, आप उस डेवलपमेंट पे हेमंता बिस्वा शर्मा को नहीं हरा सकते। आप यहाँ पे यही राजनीति, ओछी राजनीति की मियाँ को, मुसलमान को मियाँ बोल दिया, ये हेट स्पीच में आ गया। ये कहीं से भी हेट स्पीच में नहीं आता है। और ऐसा भी नहीं है ना पूजा जी, जब योजनाओं का लाभ मिलता है तो उसमें बाहर कर दिया जाता है मुसलमानों को। पूर्णिमा जी, देखिए, सीधी सी बात है कि इनकी 11 साल से सरकार है, कितने मुसलमानों को डिपोर्ट किए संसद में? इन्हीं के होम मिनिस्ट्री की विफलता कहेंगे ना कि अगर आप झारखंड में मुसलमान इन्फिल्ट्रेटर्स की भोगी उठाते हैं, घुसपैठिया की, बिहार में उठाते हैं,
दिल्ली में उठाते हैं, असम में उठाते हैं, वेस्ट बंगाल में उठाते हैं। तो संसद में इन्होंने ही दिया था कि 2692 इन्होंने इन्फिल्ट्रेटेड को वापस भेजा, और आप यूपीए 13 की याद कर ली, ये इनका जवाब है, ये कांग्रेस का जवाब नहीं है। कांग्रेस यूपीए एरा में 88,792 इन्फिल्ट्रेटर्स वापस है। तो ये हमेशा जो ये घुसपैठियों के नाम पे वोट करने का जाता है ना, जब आप याद करेंगे जब सर एक्सरसाइज लॉन्च हुआ था बिहार में, तो सबसे पहला सारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सब कोई कह रहे थे कि घुसपैठियों की पहचान क्यों होगी, घुसपैठियों की पहचान क्यों होगी। कितने घुसपैठियों की पहचान हुई? एक भी नहीं। और अभी हमारे राजनीतिक प्रवक्ता बैठ के 1971 पे अगर वहां भेज देते तो ये तैयार नहीं होते। ऑफ कोर्स आज ये समस्या नॉर्थ ईस्ट की जो मूल निवासी है उनकी एथनिसिटी खत्म हो रही है, वो वहां पे अल्पसंख्यक बन रहे हैं। तो ये समस्या कांग्रेस पार्टी की मूलतः देन है। याद आते हैं, क्यों नहीं ये बात कहा जाएगा कि 1971 में ये समस्या माननीय इंदिरा गांधी जी के द्वारा लाया गया और भारत के सर पे थोप दिया गया। वो मारते हैं, गोली मारते हैं, तब इनको घुसपैठियों की याद आती है। चुनावों के 2 महीने पहले, अरे कुछ तो शर्म करो। अरे लेकिन एक सेकंड, मलेरिया डेंगू कहा जाता है, उसके साथ आप सरकार बना रखे नहीं, पर मुझे थोड़ा सा ये समझने में बड़ी समस्या हो रही है कि घुसपैठियों की बात करना कब से पाप हो गया। घुसपैठियों की अगर कोई बात करता है तो वो पाप कब से हो गया, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। घुसपैठियों को निकालने के लिए तो सबको साथ आना चाहिए। और पूजा जी असम में बदलती हुई डेमोग्राफी सिर्फ असम के लिए खतरा नहीं है, बदलती हुई डेमोग्राफी पूरी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए घातक है, और इसीलिए कांग्रेस को भी उसमें उतनी गंभीरता दिखानी चाहिए। और अगर घुसपैठियों की बात करते हैं, ठीक है, जो बातें गलत है पूजा जी वो गलत है, लेकिन जो बातें सही है कम से कम उसके तो साथ खड़े हुए नजर आइए। मनमोहन गामा जी आपके पास आती हूँ, मनमोहन गामा जी आपके पास आ रही हूँ, और एक बार मुझे कंफर्म करिएगा जरा, आलोक जी आपके पास मेरी आवाज आ रही है? बंद कर दीजिए अपने सांप्रदायिक वीडियो को सही बताने। ठीक है, आलोक जी आ रही है आपके पास आवाज, ग्रेट, ठीक है। मनमोहन गामा जी मुझे ये बताइए कि ओवैसी जब बोलते हैं और वो जवाब दे रहे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान का, जब वो बात करते हैं कोई भी तो खुद उनकी भाषा नफरती अंदाज की नजर आती है। आप लोग कहते हैं कि ये मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, जबकि ये सीधे सीधे अवैध घुसपैठियों की बात करते हैं। तो ये आपके मुंह से कैसे अच्छा लगेगा जब आपकी पार्टी का नाम ही, छोड़ दीजिए कि आप राजनीति क्या करते हैं, आपकी पार्टी का नाम ही एक धर्म आधारित लोगों पर है, एक वर्ग पर है, तो फिर किस मुंह से आप ये बात करते हैं? पार्टी का नाम हो जाने मात्र से आप ये नहीं कह सकते कि ये पार्टी धर्म आधारित है। क्या शिवसेना धर्म आधारित है? शिवसेना में या उद्धव गुट शिवसेना धर्म आधारित है या संवैधानिक आधारित है? धर्म आधारित। और जहां तक हेमंत बिस्वा शर्मा जी निर्माण जो बाला ठाकरे जी ने किया था धर्म आधारित ही किया था। हेमंत बिस्वा शर्मा जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया है, क्या वो संवैधानिक है? क्या वो सिर्फ वहां ओवैसी जी के बयान 2 रुपए वाला भिखारी संवैधानिक है? नहीं, बिल्कुल है। अगर कैसे है 2 रुपए वाला भिखारी का बयान संवैधानिक कैसे है? तर्कों की कसौटी पे हम बगावत में कर सके तो ये जवानी बेकार है। वो जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी नहीं। इतने नामर्द और इतने मुर्दार तो हिंदुस्तान में राजनीति करने वाला ऑल इंडिया में नहीं हो सकता कि डायरेक्ट आप ये कह दो कि मियां भाई को परेशान करो। मुसलमान अगर रिक्शा ड्राइवर हो तो उससे 5 रुपया मांगता हो तो 4 रुपए दो। ये कोई तरीका है एक मुख्यमंत्री? नहीं, तो आप चाहते हैं कि असम में घुसपैठिए रहें और उन पर कोई बात ना हो, घुसपैठिए रहने चाहिए वहां पर? नहीं, गृह मंत्री हम है क्या? हाँ, नहीं, आप बिल्कुल नहीं है, आप बिल्कुल नहीं है, तो इसीलिए तो आप बात नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए जो बात कर पा रहा है वो बात कर पा रहा है जिसकी सरकार है। ये निकम्मी सरकार अपनी कमी को ढकने के लिए बार बार पूर्ववर्ती सरकार पे थोपता है बात। अच्छा, कमियां बताइए, चलिए कमियां बताइए जिसमें 2 रुपए का भिखारी जैसे स्टेटमेंट को आप लोग जस्टिफाई भी करते हैं। आप ये भी कह दीजिए कि असम में कुछ नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ, वहां पर कोई विकास नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ बताइए जरा मुझे आप। विकास सड़क बना देने मात्र से क्या विकास हो जाएगा? बौद्धिक विकास नहीं होना चाहिए, मानवता विकास नहीं होना चाहिए, मानव बौद्धिक विकास ओवैसी जी का जाके करिए, उनके भाई का करिए। 15 मिनट पुलिस हटा लो, ये हेट स्पीच किसने दिया था? ये बौद्धिक विकास पहले उनको जाके करिए।
और जिस तरीके का उन्होंने अभी हेमंता बिश्व शर्मा जी के लिए बयान दिया है, वो एक राज्य के चुने हुए मुख्यमंत्री है। जिस तरह ओबीसी साहब एक चुने हुए एमपी है, उसी तरह हेमंता बिश्व शर्मा राज्य के चुने हुए मुख्यमंत्री है। और भारतीय जनता पार्टी के एजेंट ज्यादा नजर आ रहे हैं। अरे आप अपनी पार्टी का बात रखिए, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। मैं किसका एजेंट हूँ ये आप तय नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मनमोहन जी की पहले मनमोहन गामा जी की पहले बात सुनिए। लोग करते हैं और सर्वेश करता है। सर्वेश जी, पहले मनमोहन गामा जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। मनमोहन गामा जी, अनरिजॉल्व डेमोग्राफिक प्रॉब्लम को क्या एआईएमआईएम नजरअंदाज करने के लिए तैयार है? क्या ओवैसी की एंट्री असम में हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ बयान देकर सीधे सीधे आपकी पार्टी को असम में चुनावी फायदे के लिए नहीं है? जहां तक देश की सरहदों की सुरक्षा की बात हो या देश में भाईचारा की बात हो, हम प्रमुखता से फ्रंट फुट पर आकर के बैटिंग करते हैं। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर साहब, आपने देखा होगा, चाहे वो पहलगांव का मुद्दा रहा हो, चाइना द्वारा अधिकृत कर लिया गया हो हमारी जमीन को, वो मुद्दा हो, या बांग्लादेश के ऊपर जब यही भारतीय जनता पार्टी हिंदू प्रेम का रोना रोती है, बांग्लादेश में कोई हिंदू मरता है तो, और यहाँ पे हिंदुओं की हत्या खुलेआम उन्हीं के समर्थक करते हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। और उसी बांग्लादेश को $10 मिलियन के बैरिस्टर साहब हमारे पार्लियामेंट में जाके पैलेस्टाइन की बात करते हैं, लेकिन बांग्लादेशी हिंदुओं के नरसंहार पे एक शब्द नहीं बोला हमारे देश के पार्लियामेंट में। समझ गए ना? तो जिस तरीके की राजनीति, ओछी राजनीति आपके बैरिस्टर साहब करते हैं, ये जग जाहिर है, पूरा देश देख रहा है। पाठक जी, ऑन रोकेटेड हमारे नेता ने पार्लियामेंट में बोला है। कब बोला? पैलेस्टाइन के मुसलमानों को ओवैसी साहब से क्या लेना देना है मुझे बताइए। वो पैलेस्टाइन दूसरा देश है, जबकि बांग्लादेश के मुसलमान हमारे यहाँ आके रह रहे हैं, और नॉर्थ ईस्ट में जो समस्या हो रही है उन्हीं के कारण हो रही है। क्यों रह रहे हैं? क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? क्या हिंदुस्तान में रहने वाला हर मुसलमान बांग्लादेशी है? हिंदुस्तान में रहने वाला हर मुसलमान बांग्लादेशी नहीं है, लेकिन हर मुसलमान का भी ये दायित्व बनता है कि उन बांग्लादेशी मुसलमानों को चिन्हित करवाए जो मौजूदा सरकार के सामने में, क्योंकि ये उन्हीं भीड़ में जाके छुप बैठता है और देश में अराजकता और आतंकवादी गतिविधि में शामिल होता है। क्या ये देश के मुसलमानों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कामा जी? या आपके बैरिस्टर साहब की नहीं है? पैलेस्टाइन के मुसलमानों के लिए तो वो हल्ला मचाएंगे, लेकिन अपने देश के लिए नहीं। हिंदू भाई से कहते हैं कि देखो भाई मुसलमान ताकत में आ रहा है। अरे भैया, कहाँ 100 रुपया और कहाँ 20 रुपया? कौन बड़ा ये बता दो। कब तक डराओगे आप? 2014 से पहले भी हम मनमोहन गामा जी, अभी कितना डेमोग्राफी चेंज कितना हुआ है असम में, ये बताइए परसेंटेज वाइज। पहले कितना था, अब कितना है बताइए। और क्या ओवैसी साहब को वो समस्या दिखती है कि नहीं दिखती है? डेमोग्राफी चेंज होने की वजह क्या है, ये आप बताएं। सर, वजह क्या है? मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ना। वजह अभी सिर्फ अकेली नहीं, सिर्फ अकेली वो वजह नहीं है ना सर्वेश जी, सिर्फ वो वजह नहीं है ना। माइग्रेशन है, आपकी आबादी बढ़ना है, इन्फिल्ट्रेशन है, सब कुछ मिला के डेमोग्राफी चेंज में एड ऑन करते हैं। सिर्फ एक समस्या नहीं है कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, लेकिन मैं ये पूछ रही हूं कि बदलती डेमोग्राफी के असदुद्दीन ओवैसी के लिए चिंता है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो वहां पे उनको वोट बैंक दिख रहा है। किशनगंज बिहार में जाके आप चुनाव के नाम पे आप असली हिंदुस्तानी हम बकरी भाइयों को आप परेशान करेंगे, तो ये कब तक सहा जाएगा? अरे कौन कर रहा है? इंसिडेंट बताइए ना सर, मेरे को इंसिडेंट बताइए ना। आप तो खुद अपनी नैरेटिव बिल्डिंग कर रहे हैं बैठ के, ले दे के घूम फिर के बार बार मुसलमानों को आप विक्टिम प्लेइंग कैटेगरी में लेकर आते। क्यों लेकर आते हैं समझ में नहीं आता। बात यहाँ पर इन्फिल्ट्रेटर्स की हो रही है, घुसपैठियों की हो रही है, बदलते हुए डेमोग्राफी चेंज की हो रही है। जो बड़ा खतरा है उसको नजरअंदाज करते हुए सिर्फ अपनी अपनी पॉलिटिक्स को नहीं चलाया जा सकता है ना। ठीक है, आलोक साहब आपके पास आती हूँ, फिर ऋषि जी आपके पास आऊंगी। ठीक है सर, बाकी लोगों से भी बात करने दीजिए। आलोक साहब, मुझे ये बताइए कि अगर हेमंता बिस्वा शर्मा इस तरीके के बयान देते हैं, जाहिर बात है कि उनको भी ऐसे बयानों से बचना चाहिए,
क्योंकि ये बाकी लोगों को मौका देता है ये कहने का कि बीजेपी बांटने की राजनीति करती आई है, पहले भी यही करती थी, आज भी यही करती है। दूसरी तरफ एक वीडियो ट्वीट कर दिया जाता है, फिर उसके बाद कहा जाता है कि जी हमें तो इस वीडियो के बारे में कुछ नहीं पता, और वीडियो डिलीट कर दिया जाता है। तो क्या कर रहे हैं आप? खुद में श्योर नहीं है या सामने वाले को आप इतना कंफ्यूज स्टेट में रखना चाहते हैं कि कोई डिसाइड ही नहीं कर पाए कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है? देखिए, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हमारी पार्टी कभी भी किसी असंवैधानिक भाषा का, असंसदीय भाषा का प्रयोग करती नहीं है और किसी भी इस तरह के जो प्रवचन है उसका कोई समर्थन भी नहीं करती है। आपको याद होगा कि जब शाइनिंग इंडिया कैंपेन चल रहा था अटल बिहारी वाजपेयी का और गोधरा कांड हुआ, उस समय भी हमारे जो सर्वोच्च नेता थे पद्म भूषण श्री रामविलास पासवान जी, उन्होंने समर्थन नहीं दिया था बीजेपी को। और ये एक बहुत बड़ी घटना है जो हमारे पार्टी लाइंस को बिल्कुल क्लियर करती है। मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, आपने मुझे काफी लेट एंट्री दिया है, मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि जो मियां शब्द है वो एक्चुअली असम के 4 क्षेत्र का और असम के जो रिवराइन बेल्ट्स हैं वहां पे बंगाली मुस्लिम माइग्रेंट्स के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ है जेंटलमैन या सर। मियाँ जी कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसके लिए कोई भड़क जाए। वो मुसलमानों के लिए नहीं किया जाता है, वो बंगाली स्पीकिंग मुसलमानों के लिए किया जाता है जो कि एक भौगोलिक क्षेत्रफल में पाए जाते हैं। 150 इयर्स पहले जब असम में माइग्रेशन किया गया था अंग्रेजों के द्वारा कॉलोनियल पीरियड में, उस समय के भी कुछ मुस्लिम वहां पर हैं जिनका हम मानते हैं कि उनका संवैधानिक अधिकार है रहने का। लेकिन जो 1985 में आंसू के मूवमेंट के बाद जो एकॉर्ड हुआ और उसके बाद जो चीजें निर्धारित की गई कि 25 मार्च 1971 के बाद से जितने भी माइग्रेंट्स आए हैं वहां पर उनका कोई सिटीजनशिप नहीं मिल सकता है, वो इलीगल माइग्रेंट ही माने जाएंगे। तो इतने सारे इलीगल, आज 60 लाख इलीगल माइग्रेंट वहां पर हैं। तो असम की अस्मिता का भी सवाल है। असम के बिल्कुल जो वहां का अपना जो एक इतनी सिटी है, उसकी जो निर्जातीयता है, उसकी जो संस्कृति है, उसकी जो महानता है उस भूमि की, उसका भी सवाल है। हम किसी भी प्रदेश के संस्कृति को मिटा करके अगर ग्रेटर बांग्लादेश की जो बात की जा रही है, वो भी असम के बड़े बड़े विद्वानों ने ग्रेटर बांग्लादेश की बात कर दी है, बरुआ साहब ने भी कर दी है। तो ये ग्रेटर बांग्लादेश का जो डिजाइन है और जो सर्जिल इमाम ने कहा कि हम चिकन नेक को बंद करके बांग्लादेश के साथ क्या करेंगे, मर्जर करेंगे, तो ये सारी घटनाएं जब घट रही है तो उस कॉन्टेक्स्ट में कम से कम AIM के जो लोग हैं उनको तो बात नहीं करनी चाहिए और उनको अपना जो टाइटल है उसका पूरा मीनिंग खुद समझ में शायद नहीं आता है, क्योंकि उसका मतलब सिर्फ एक डिवाइसिव जिन्ना वाली पॉलिटिक्स ही है जिसका समर्थन हमारी पार्टी तो नहीं कर सकती है। हम लोग सर्वधर्म संभाव वाले लोग हैं और जो भी असम में जितने भी लोग हैं जो हमारे ओरिजिनल मुस्लिम हैं, जैसे जो बोरिया होते हैं, जो देशी होते हैं, जो लोरिया मुस्लिम्स होते हैं, ये हमारे देश के निवासी हैं, उनके लिए हम लोग खड़े हैं और खड़े रहेंगे। लेकिन घुसपैठियों के लिए कभी भी समर्थन नहीं किया जा सकता है। अभी मुझे 1 मिनट का समय और दिया जाए, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि आज असम में 40% मुस्लिम हो चुके हैं। 1951 की जनगणना के अनुसार अगर आप देखेंगे तो 12% मुस्लिम थे, यानी कि सारे के सारे मुस्लिम माइग्रेंट्स कब आए। और अगर बांग्लादेश की आज आर्थिक स्थिति क्या है कि वहां पर GDP का हार्डली 5% ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, इतने बुरे कंडीशन में है बांग्लादेश। और ओवैसी साहब तो कह देते हैं कि पर कैपिटा इनकम वहां पे ज्यादा है। पर कैपिटा इनकम पे बात क्यों करते हैं, पर कैपिटा कंजम्पशन पे बात करिए। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है बांग्लादेश के बारे में कि वहां का डिपेंडेंसी रेशियो 52.6% है। 52.6% दुनिया में सबसे बड़ा डिपेंडेंसी रेशियो माना जाता है, जो हाईली बैकवर्ड कंट्री का एक इंडिकेटर होता है। ये सारे लोग वहां से माइग्रेशन भारत में क्यों कर रहे हैं, यहाँ रोजी रोजगार के लिए। और उसी रोजी रोजगार पर हेमंत विश्व शर्मा ने जो कहा है कि भाई 5 रुपए की जगह 4 रुपया दो, इसका मतलब है कि इकोनॉमिक रिजेक्शन, यानी आर्थिक रूप से हम आपको अपने राज्य में अस्वीकृत करते हैं। क्योंकि वहां के लोकल लोगों का जब रोजगार मारा जाएगा, जब वहां के लोकल लोगों की आमदनी मारी जाएगी, तो अगर चीफ मिनिस्टर ऐसा कुछ कहते हैं 1 रुपया के लिए, तो इसमें कोई एक सिंबलाइजिंग, एक सिंबॉलिक है, ये प्रोटेस्ट है, ये इसको कोई और अर्थ में लेना भी उचित नहीं माना जाएगा। लेकिन जिस तरह से जो आया है ना, ये जो वीडियो शूट जो उनका AI वीडियो आया है, हम लोग उसका बिल्कुल समर्थन नहीं करते हैं। और हम लोग बिल्कुल मानते नहीं है कि ये कोई भारत के जैसे स्वतंत्र और भारत जैसे सोवरेन और भारत जैसे सेकुलर कंट्री में इस तरह की चीजें बिल्कुल मान्य नहीं है। ठीक है,
ऋषि मिश्रा जी, जो बातें अभी कही गई हैं आलोक रंजन जी की तरफ से, और क्योंकि उन्होंने उन रिवरियन बॉर्डर्स और उन इलाकों का जिक्र किया जिसमें धुबरी, बरपेट, गोलापारा, मोरीगांव और नगांव ये सब शामिल है, जहां पर सबसे ज्यादा ये संख्या भी बढ़ी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम सिंबॉलिकली कहते हैं तो फिर हम धरातल पर इसको, किलोमीटर का बॉर्डर है जहां से माइग्रेशन हो रहा है। राइट सर, तो हम इसको धरातल पर क्यों नहीं उतारते हैं? क्योंकि जब भी हम इलीगल माइग्रेंट्स की बात करते हैं, 19 लाख एनआरसी में आए, लाख जिन्होंने अपने पेपर्स नहीं दिखाए, लेकिन जब रिपोर्ट करने की बात आती है तो वह संख्या सिर्फ 467 होती है। हम बार बार कहते हैं कि डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद कभी भी फाइनल फिगर्स डेमोग्राफी चेंज कैसे हुई, कितने घुसपैठिया आए, इसको लेकर हम नहीं रखते हैं। तो फिर कहने से ज्यादा अच्छा तो यह है ना कि हम करके दिखाएं, ताकि बराबरी का अधिकार रहे, जो वहां के लोग हैं, असल मूल के लोग हैं, उनको मिलता रहे। पूर्णिमा जी, देखिए चाहे आलोक रंजन जी हो, चाहे वो बीजेपी के प्रवक्ता हो या कांग्रेस के तमाम जो नुमाइंदे बैठे हैं, वो अपने अपने हिसाब से बोलेंगे, राजनीति उनको करना है, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं, अपने हिसाब से रखेंगे। देखिए घुसपैठ एक बहुत बड़ा मुद्दा है देश के लिए, और घुसपैठिया को भगाना हमारी सरकार की जिम्मेवारी है। लेकिन सवाल ये उठता है, चाहे वो मनमोहन सिंह की सरकार हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, घुसपैठ को लेकर गंभीर प्रयास क्या किए गए। यदि आप वर्तमान सरकार की बात करें तो 14 से 25 के आंकड़े देखिए तो करीब 4-5 हजार का जो आंकड़ा है, 4-5 हजार घुसपैठियों को ही हम चिन्हित कर पाए और देश से बाहर कर पाए। तो मुद्दा तो आप इतने इसको बड़ा मुद्दा मानते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से क्या किया गया? हालांकि आसाम का जो मामला कोर्ट में है, एनआरसी का जो मामला, जो 18 लाख लोगों को जो चिन्हित किया गया, वो कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में है, तो उस पर कुछ ज्यादा कहना ठीक नहीं है। जहां तक देखिए जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का जो एआई वीडियो आया है, एआई वर्जन आया है, वो गलत है, और कहीं ना कहीं हेमंत बिस्वा शर्मा को ये भी लगा या पार्टी को लगा रणनीतिक रूप से ये जो उन्होंने किया है, हो सकता है कि वो चाल, मतलब जो दाव जो कहीं उल्टा न पड़ जाए। देखिए आसाम के कई ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वह चाय बागान के में जो काम करने वाले आदिवासी हैं, उनको एसटी का दर्जा देने का मांग पिछले चुनाव में भी उठा था, बीजेपी ने इसको मुद्दा भी बनाया था, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा का ये कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। उनका चाय बागान के जो मजदूर हैं, AIMIM की तरफ से जो बातें की गई असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से, लेकिन सीधे सीधे उसे रूप दिया जा रहा है बहिष्कार का। ये कहा जा रहा है कि बांटने की बात हम कर रहे हैं। तो असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश, 2-2 रुपए की बात करते हुए, ये तो क्लियर है ना कि पॉलिटिक्स तो सब अपनी बेहतर करना चाहते हैं, राजनीति अपनी सब बेहतर करना चाहते हैं, अपने अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रखना चाहते हैं। पूर्णिमा जी मैं कंप्लीट कर लूं? आ रही हूँ ऋषि जी, इसके बाद आती हूँ आपके पास। पूजा जी, अभी आलोक जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया था, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जहां पे मुस्लिम बहुल है, AIM जो पार्टी है वो अपना वहां पे वोट चमकाने आ जाती है। आप देखिए बिहार का किशनगंज इलाका, वो भी डेमोग्राफी चेंज होने के कारण ओवैसी जी वहां पे अच्छे वोट पा रहे हैं, और बिहार में उनके जो है MLA चुन के आ रहे हैं। उनके खुद के हैदराबाद जहां से वो आते हैं, वहां पे कितने, जब चुनाव होता है तो उनके पार्टी के कितने MLA बनते हैं। तो ये चीज देखना है कि ओवैसी जी की ये शुद्ध रूप से राजनीति ही है। वो अगर सीएम ने ऐसा बोला, मियां शब्द का प्रयोग किया, ये भारतीय मुसलमानों के लिए नहीं है। तो आप क्यों बिफर रहे हो? आप पैलेस्टाइन के मुसलमानों के लिए झंडा उठा लेते हो, संसद में आवाज लगाते हो, लेकिन बांग्लादेश में जो हिंदू हैं वो कभी भारतीय ही थे, उनकी हत्या हो रही है तो आप कुछ नहीं बोलते हो। बोलिए। इसमें आपकी राजनीति, जितना हेट स्पीच ओवैसी जी या उनके भाई के द्वारा भारतीय जनमानस के लिए किया गया है, ओवैसी और मोदी जब चले जाएंगे, ये किसने बोला था? तब हम देखेंगे कौन बचाता है। ये क्या हेट स्पीच में नहीं आता है? कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता इसको हेट स्पीच में नहीं मानती है। नहीं, लेकिन तराजू का पलड़ा सिर्फ एक तरफ आपको भारी होकर क्यों दिख रहा है? नहीं, तराजू का पलड़ा दोनों साइड से होना चाहिए। हाँ। यहाँ पे हम घुसपैठिए की बात कर रहे हैं तो कौन तो उसके लिए चिल्ला रहा है? समान अधिकार तो हर धर्म विशेष के लिए है ना सर्वेश जी, है समान अधिकार। अगर आप संविधान की बात करते हैं आर्टिकल 14-15 की, तो वो तो समानता का अधिकार हर धर्म को देता है ना। फिर पूर्णिमा जी, हमारा जो आर्टिकल 25 है, हर व्यक्ति को भारत
भारत के जितने भी नागरिक है उसको उसका जो धर्म है अपनाने की खुली छूट दे रखा है। लेकिन जब बात आती है तो अगर हम घुसपैठियों की बात करते हैं तो कौन सी पार्टी उसका डंडा लेके झंडा बुलंद करने आ जाती है? अभी SIR पे आपने देखा संबित पात्रा जी का, ममता बनर्जी हो चाहे ये ही हो, SIR अगर उधर आंध्रा में या हैदराबाद रीजन में होगा तो ओवैसी जी फिर वहां पे चिल्ला पड़ेंगे कि मुसलमानों का नाम काट रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। गामा साहब जवाब दीजिएगा, फिर उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। ऋषि जी आपकी बात पूरी होगी, फिर आपके पास भी पूजा जी, बोलिएगा गामा साहब। आप चुनाव आते हैं, चुनाव खत्म होते ही मुद्दा कहां चला जाता है आपका इंटेलिजेंस फेल्योर क्यों होता है? आप क्यों नहीं उसे बाहर कर पाते हो? और सारी आरोप जो है आप हमारे पे लगाने का काम करते हो, हमारी पार्टी पे लगाने का काम करते हो। अगर जय फिलिस्तीन हमारे नेता ने कहा, अगर वो संविधान के खिलाफ था तो कानूनी कार्रवाई होती, नहीं था। सरकार का स्टैंड क्या था? सरकार फिलिस्तीन के साथ खड़ी थी, सरकार फिलिस्तीन की मदद कर रही थी। सरकार ने कभी आप यहाँ पे ध्रुवीकरण कर रहे हो, यहाँ पे जय फिलिस्तीन कहोगे लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पे कभी बोला? उतने मुखर होके कभी नहीं कहा। ये बोलते ना कि भारत सरकार प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने समय मांगा, गृह मंत्री से समय मांगा, रक्षा मंत्री से समय मांगा कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? बताइए मुझे। सकते हैं चैनलों पे सुन सकते हैं, हम कार्यकर्ताओं का सुन सकते हैं कि बांग्लादेश के खिलाफ ऑल इंडिया मेडिसिन के कार्यकर्ताओं ने अपने वक्त बोलिए पूजा जी। तो हंगामा सुन रही हूँ सर्वेश जी अपने आगे अपने नॉलेज के साथ। मनमोहन जी सुनिएगा एक सेकंड, पूजा जी बोलिए। सर्वेश जी अपने आधे अधूरे नॉलेज के साथ बार बार कह रही हैं कि आप पैलेस्टीन का मुद्दा तो उठाते हैं पर आप हिंदुओं का, बंगाली हिंदुओं का मुद्दा नहीं उठा रहे हैं जिनकी लिंचिंग हो रही है। तो मैं सिर्फ एक छोटा सा फैक्ट इनको देना चाहूंगी कि 20 दिसंबर 2025 को सदन के फ्लोर में प्रियंका गांधी वाड्रा ने दीपू चंद्रदास और अमृत मोहनलाल की हत्या का मुद्दा उठाया था, राशिद अल्वी ने उठाया था। 27 दिसंबर 2025 को मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में उठाया था, अखिलेश प्रसाद सिंह ने राज्यसभा में उठाया था। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 28 दिसंबर 2025 को असफाउद्दीन ओवैसी ने फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में सरकार से यह आग्रह किया था कि जिन बंगाली पूजा जी, जब आपकी प्रियंका जी वो झोला लेके गई थी ना, जब उनको ट्रोल किया गया था, उसके बाद बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए ये बात बोली थी, पहले क्यों नहीं उठाया? बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार पहले से भी हो रहे थे, लेकिन प्रियंका जी ने पैलेस्टाइन वाले मुस्लिम के लिए वो झोला टांग के सदन में जाना उचित समझा। लेकिन बांग्लादेशी हिंदुओं की हत्या पे जब उनको पूरा घेरा गया तब जाके वो आके बात करती है। तो ये दोहरा चरित्र और दोहरी राजनीति मत दिखाइए देश के सामने में। और अपनी सख्त वो स्टैंड घोषित करें। और क्योंकि आप बहुत देर से झूठ बोले जा रहे हैं। नहीं, झूठ तो आप परोस रही हैं। जब आपको घेरा जाता है तब आप दिखाते हैं कि हम तो बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए है। ये सारा समस्या है कांग्रेस पार्टी है। मुझे ये बताइएगा जरा पूजा जी, मुझे ये बताइएगा कि जब जितने भी आपने नाम लिए कांग्रेस की लीडरशिप के, जिन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं को लेकर जो कुछ भी हो रहा था उस पर बयान दिया, एक तो मुझे याद है इस पर बार बार सवाल उठा कि कांग्रेस इससे लेकर बात क्यों नहीं कर रही है। जब कांग्रेस ने की तो क्या कहा? बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को लेकर हम चिंतित हैं। अल्पसंख्यकों को लेकर पूजा जी इसके बाद आप जवाब दीजिएगा ना, मैं आपको सुन पाऊंगी तब, अभी नहीं सुन पा रही हूं क्योंकि अभी मैं बोल रही हूं आपसे। मैं ये कह रही हूं, ये कहा गया कि अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहा है हम उसके लिए चिंतित हैं, एक तो बहुत बाद में, और फिर अल्पसंख्यकों पर। हिंदुओं को लेकर बार बार कांग्रेस ने कभी स्पेसिफाइड ये नहीं बोला, लेकिन बात इतनी सी है, ये मुद्दा बहुत इधर उधर चला जाएगा। मेरा कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि जब बात करनी है अगर घुसपैठियों पर, तो घुसपैठियों पर खुलकर बात करनी चाहिए। अगर घुसपैठियों को निकालना है तो साथ में मिलकर निकालना पड़ेगा, वरना इस देश में राज्यों में जहां जहां घुसपैठिए हैं, जहां जहां डेमोग्राफी चेंज हो रही है, जो बाकी लोगों का अधिकार है उनसे छीन लिया जाएगा। और इस बात के लिए जितनी चिंता बीजेपी को है उतनी ही चिंता कांग्रेस को भी होनी चाहिए। गामा साहब, आप साथ साथ ये भी मुझे बता दीजिए। बोलिए पूजा जी, पहले आप बोल लीजिए, फिर मनमोहन जी आपके पास, रंजन साहब आपके पास भी आ रही हूं मैं।
मुझे आप बताइए कि कांग्रेस की पार्टी का कोई एक लीडर का घुसपैठियों के साथ खड़े हो रहा है? हम तो कह रहे हैं 11 साल से आपकी सरकार है, आपने कुछ महज 3000 घुसपैठियों को बाहर भगाया है। 11 साल से आपकी सरकार है, आप असम इलेक्शंस के 2 महीने पहले आके बोलते हैं 2.5 करोड़ घुसपैठी है। हम तो कह रहे हैं 19 लाख एनआरसी में आए थे, कितने डिपोर्ट हुए पूर्णिमा जी? 467, 460 लोग सिर्फ डिपोर्ट हुए ट्रिब्यूनल खेलने के बाद। 2.5 साल की कितने लोगों की मौत हो गई। हम कह रहे हैं कि वही यूपीए सरकार में 88 हजार घुसपैठियों को बाहर किया गया था। तो घुसपैठियों को अपना चुनावी जुमला मत बनाइए। वो यहाँ के साधन यूज कर रहे हैं, वो हमारे लोगों की नौकरी खा रहे हैं, वो शायद फर्जी वोट भी दे रहे हो, लेकिन आप उन्हें बाहर करिए। आप उन्हें सिर्फ चुनावी झुंझुना मत बनाइए और हर चुनाव में उन्हें लेकर आइए और बाद में भूल जाइए। आपकी 2 टर्म से सरकार है पूर्णिमा जी, और घुसपैठियों पे तो होम मिनिस्ट्री को फर्स्ट साइनेज से एक्शन लेना चाहिए था, पर नहीं, घुसपैठियों का मुद्दा उठता है जब चुनाव आते। हम वही कह रहे हैं कि इसको चुनावी राजनीति मत सीखिए। अगर आपको देश की चिंता है, अगर आपको देश के पोरस बॉर्डर्स की चिंता है, अगर आपको चिंता है कि ये हमारे देश में लीगली घुसे हैं, तो उन्हें बाहर किया। तो फिर सीए एनआरसी का खुलकर समर्थन करिए, हमें नंबर दीजिए ना एनआरसी में। आप खुलकर समर्थन तो करिए, कितने डिपोर्ट, आप खुलकर समर्थन करिए। बताइए कितने डिपोर्ट हुए? जो लोग कागजात नहीं दिखा पाते, अगर एसआईआर से वो बाहर होते हैं तो उसमें समस्या है, एनआरसी की बात होती है तो उसमें समस्या है, सीए की है तो उसमें समस्या है। आलोक रंजन जी, ये नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से देखिए, एक तो पॉलिटिकल करेक्टनेस उसकी बात होती है, इस तरीके के सीमावर्ती राज्यों में, और सिर्फ असम की नहीं, बाकी जगह भी जहां जहां डेमोग्राफी की प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं तो ऐसे राज्यों में सख्ती वाले न सिर्फ बयान बल्कि सख्ती वाले कदम की जरूरत है। हो सकता है कि उसको लेकर आपको एक झेलना पड़े, विरोध झेलना पड़े, आपको लेकर तमाम बातें कही जाएं, लेकिन एट द एंड ऑफ अ डे अगर समस्या पता है तो उसके समाधान की तरफ भी तो बढ़ना ही होगा, वरना ये तो चुनावी मुद्दे थे, हैं और हमेशा रहेंगे। जिसको सूट करेगा वो इसे बुनाएगा। मैं पूर्णिमा जी आपको बताना चाहता हूं कि ये दुनिया का 4th लार्जेस्ट कॉरिडोर है जहां से इतना मैसिव माइग्रेशन होते रहा है, और जितना भी माइग्रेशन हुआ है ये तो कांग्रेस के रिजीम में हुआ है। ये कभी बीजेपी के रिजीम में इतना बड़ा माइग्रेशन नहीं हुआ है, क्योंकि बीएसएफ का रूल जब चेंज किया गया उसके बाद से प्रोटेक्शन हो गया। अभी कुछ वहाँ पे जो बार्बिंग का काम चल रहा है वो थोड़े से डिस्टेंस से बचा हुआ है, तो माइग्रेशन अभी तो बहुत कंट्रोल्ड है, और ऐसी नीतियां बनाई गई जिससे बहुत सारे माइग्रेंट्स लोग बाहर गए हैं। जो आंकड़ा दिया जा रहा है 88,000 का, वो क्यों दिया जा रहा है उसको हम स्पष्ट कर देते हैं। क्योंकि जो माइग्रेंट्स थे प्लेट्यू और प्लेन एरिया में रह रहे थे, उनका डॉक्यूमेंटेशन था, तो उसके आधार पर उसको अलग किया जा सकता था। लेकिन अभी जो बचे हुए माइग्रेंट्स हैं वो रिवराइन ट्रैक्ट में रह रहे हैं, जहां पे फ्लड इफेक्टेड है, वहां पे डिजास्टर्स आता है, तो वहां पे कोई भी लैंड रिकॉर्ड नहीं है, वहां पर कोई भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है लैंड का कि कैसे उसको इस्टेब्लिश किया जाए। इसमें एक बहुत बड़े मतलब कमेटी बना करके, कमीशन बना करके, पूरी इंक्वायरी करके इस प्रक्रिया को करने की जरूरत होगी। बहुत डिफिकल्ट है वहां पे आइडेंटिफाई करना। दूसरा क्या है कि अब बंगाली मुस्लिम्स और बांग्लादेशी मुस्लिम्स में भी आप कभी भी एंथ्रोपोलॉजिकली या लिंग्विस्टिकली उसको आइडेंटिफाई कर ही नहीं पा रहे हैं, तो वहां के समूह में वो लोग सब बिल्कुल घुलते मिलते जा रहे हैं, और उनका मैरिटल रिलेशनशिप तक वहां पर बन चुका है, और वहां से बहुत बड़ा माइग्रेशन करके झारखंड को बसाया जा रहा है। ये एक प्रकार का बहुत बड़ा ये इन्वेजन हो रहा है कल्चर पे, और ये बहुत ही सीरियस मैटर है, जिसके लिए गवर्नमेंट्स को तो बहुत स्टेप लेना ही होगा। वहां के कॉमन नागरिक को भी, सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी, एनजीओज को भी इसमें सामने आना होगा, जो इस बात पर रिपोर्टिंग करे। इवन जर्नलिस्ट को रिपोर्टिंग करना होगा कि कहां पर किस प्रकार से माइग्रेशन हो रहे हैं, आबादियां बढ़ रही है। ये सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं हो सकती। लेकिन पहले तो आंकड़ा गवर्नमेंट को ही देना होगा, पहले आंकड़ा सरकार को ही देना होगा, काम सरकार को ही करना होगा, क्योंकि पहली जिम्मेदारी उन्हीं की, और इसीलिए तीसरा टर्म दिया गया है। इसीलिए सरकार को तीसरा टर्म दिया गया है, क्योंकि उन्होंने इशू बताया, लगा जनता को कि ये इशू इंपॉर्टेंट है, इसका निवारण होना चाहिए, इसलिए तीसरे टर्म में मौका दिया, इसीलिए पहली जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है। एक क्लोजिंग कमेंट मनमोहन गामा जी आपसे ले रही हूं, 30 सेकंड्स रख के क्लोजिंग कमेंट लेके चर्चा को खत्म करूंगी। मनमोहन जी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहेंगे आपके माध्यम से, शेख हसीना जी को आखिर आपने क्यों? प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं कपड़ा देख के पहचानता हूं जब चुनाव आता है। प्रधानमंत्री जी जब चुनाव आता है तो कहते हैं तुम्हारे मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे। जब चुनाव आता है, जब चुनाव आता है तो इनको घुसपैठी नहीं कर पाते हैं, ये इनकी नाकामी है। अगर
आसाम के वजह से इत्तेहाद मुस्लिमीन को ताकत दिया, वहां अगर हमारा मुख्यमंत्री होता है तो घुसपैठियों को ऑल इंडिया वजह से इत्तेहाद मुस्लिमीन बाहर करेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है साहब। उनसे अगर ठीक है सर, उनसे अगर ये पूछना चाहिए तो फिर ये भी पूछना चाहिए कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो जैसे बयान जब ओवैसी देते हैं तो क्यों देते हैं। उनसे ये भी पूछ लेना चाहिए कि जय श्री राम डर और दबाव की वजह से बुलवाया जा रहा है। उनसे ये भी पूछ लेना चाहिए जब वो ये कहते हैं कि हिंदू नहीं बल्कि हिंदुत्व एक समस्या है, तो उनको पूछना चाहिए कि फिर वो किसको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू कभी खतरे में नहीं रहे, जब वो ये कहते हैं तब फिर उनको समझना चाहिए कि वो किसकी पॉलिटिक्स कर रहे हैं और किसकी नहीं। 30 सेकंड सर्वेश जी, आपका क्लोजिंग। देखिए, देश के लिए ये डेमोग्राफी चेंज जो है सर, अगर ऐसा है तो फिर कश्मीरी पंडितों की वो हालत नहीं होती जो कश्मीर में हुई, तो समस्या है और खतरे में रहा है हिंदू भी। आपने सही कहा पूर्णिमा जी, मैं वैसी बात को बोलने वाला था कि ये जो डेमोग्राफिक चेंज है ये बहुत बड़ी विकट समस्या है और मौजूदा सरकार को इसे कहते हैं ना कि वो डंडे की राजनीति से लड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये इतना विकराल रूप धारण कर लेगा कि हमारे देश के लिए जो संप्रभुता है उसके लिए बहुत ही बड़ा खतरा हो जाएगा। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर में डंडा नहीं चलता है, समस्या देख लिया। लॉ एंड केरल आप चले जाइए, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर होता है, कानून व्यवस्था होती है, डंडा नहीं चलता है। पॉलिसीज चलानी है तो पॉलिसीज चलाइए और पॉलिसी आधारित काम करिए। डंडे के जोर नहीं, डंडा नहीं चलता है, डंडा नहीं चलता है, पॉलिसीज आधारित काम करिए तो हटाइए, डंडा नहीं चलता है, लगाना पड़ेगा तभी ये बात। देश कानून व्यवस्था से चलता है, डंडे से नहीं चलता है, ये भी समझना होगा। बयान इधर से आएगा तो बयान उधर से भी आएगा, लेकिन क्या कोई भी बयान संविधान से ऊपर हो सकता है? नहीं हो सकता है। बराबरी को खारिज कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो मूल समस्या पे जाइए, तो मूल समस्या पर जाइए और घुसपैठियों को बाहर निकालिए, आंकड़े दीजिए, घुसपैठियों को बाहर निकालिए, बोलिए कि घुसपैठियों का एग्जैक्ट नंबर रख के घुसपैठियों को बाहर निकाले। ये सिर्फ किसी के लिए भी चुनावी मुद्दा नहीं होना चाहिए, किसी के लिए भी ये चुनावी मुद्दा नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, मनमोहन गामा जी, आलोक जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वेश जी, ऋषि जी भी हमारे साथ जुड़े थे। दहाड़ की चर्चा में फिलहाल इतना ही।